नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हरियाणा के लोगों ने विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, भारत ट्रेकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने में सफल रहा है। पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर हाइफा पर अब तक के सबसे बड़े रॉकेट हमले किए। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में भारत तथा श्रीलंका के बीच मैच आज दुबई में, और पुरुष क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम नई दिल्ली में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की है और अब वो राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48 विधानसभा सीटें और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। इंडियन नेशनल लोकदल को 2 सीटें मिली हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा सीट पर 16,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में गढ़ी सांपला किलोई सीट पर 71,000 से अधिक मतों से चुनाव जीता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का गठबंधन मिलकर सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के बहुमत में आने के बाद अब सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी, जिसमें नेता का चयन किया जाएगा। हालांकि उनके पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इस बात की घोषणा कर दी है कि उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। जम्मू कश्मीर में लोगों के बीच नए सरकार के गठन को लेकर के काफी उत्साह है, क्योंकि यहां 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुआ था और चुनाव में लोगों की अच्छी खासी भागीदारी देखी गई थी। सुशील चंद तिवारी के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा में सत्य, विकास और सुशासन की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने विकास के मुद्दे पर पार्टी को जीत की हैट्रिक दी। हरियाणा में भाजपा के लिए ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने बधाई दी। हरियाणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई। भाजपा एनडीए की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे हैं। जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है, वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार राष्ट्र को पहले रखती है और गरीबों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र हो या हरियाणा सरकार, इन 10 साल में उन पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि 1 दशक के इंतजार के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियों में से बीजेपी वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि अगर अनुच्छेद 370 हटा दिया गया तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन इसके बजाय कश्मीर खूबसूरती से खिल रहा है। विकसित भारत के संबंध में श्री मोदी ने 4 स्तंभों, किसान, युवा, महिलाएं और गरीब के महत्व पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। चुनाव आयोग ने कल कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें आयोग की वेबसाइट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को अपडेट करने में अत्यधिक देरी का आरोप लगाया गया था। आयोग ने दावों को निराधार करार देते हुए कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी 25 राउंड का डेटा हर 5 मिनट में अपडेट किया जा रहा था, जो तेजी से गिनती करने और उसकी सूचना प्रसारित करने का प्रमाण है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उन्नयन और शिरडी हवाई अड्डे पर नया एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण इन परियोजनाओं में शामिल है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आज नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 7,000 करोड़ रुपए है। नए विकसित हवाई अड्डे से नागपुर शहर और विदर्भ क्षेत्र को व्यापक लाभ होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री शिरडी हवाई अड्डे पर 645 करोड़ रुपए से अधिक की नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक, जालना, अमरावती, गढ़चिरौली, बुल्ढाना, वाशिम, भंडारा, हिंगोली और अंबरनाथ में स्थित 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन का भी शुभारंभ करेंगे। भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप प्रधानमंत्री भारतीय कौशल संस्थान मुंबई का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि बैंकों की स्थिति सीधे तौर पर समग्र अर्थव्यवस्था और घरों की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है। मुंबई में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को लाभ कमाने के लिए ऋण देने में सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने अधिकतम और न्यूनतम दोनों तरह के ऋण के खिलाफ सचेत करते हुए कहा कि ज्यादा ऋण देने से परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव पड़ सकता है और कम ऋण देने से लोगों के लाभ और आर्थिक विकास में बाधा आ सकती है। वित्त मंत्री ने बैंकों से उन्नत तकनीक अपनाने और साइबर सुरक्षा के लिए पेशेवरों पर अधिक खर्च करने का आग्रह किया, जो साइबर खतरों से सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शैक्षणिक संस्थानों के संकाय सदस्यों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। योजना के तहत भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी या एआईसीटीई मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में अर्थशास्त्र या वित्त विषय पढ़ाने वाले पूर्णकालिक संकाय सदस्य अल्पकालिक शोध के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। छात्रवृत्ति के लिए शोध में शामिल क्षेत्र मौद्रिक और वित्तीय अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वास्तविक क्षेत्र के मुद्दे तथा आरबीआई के हित के अन्य विषय पर आधारित हैं। इस योजना का उद्देश्य आरबीआई के भीतर विभिन्न परिचालन क्षेत्रों का अनुभव प्रदान करते हुए संकाय और विद्यार्थियों के बीच आरबीआई की गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसका विवरण आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने कल नई दिल्ली में राज्यों के वित्त सचिवों की पहली बैठक की। श्री मुर्मू ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार में वस्तु मदों के अलग अलग स्तर पर हो रहे खर्च में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य हितधारकों तक सीएजी की पहुंच को संस्थागत बनाना और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन मुद्दों के समाधान के लिए राज्य सरकारों के साथ संबंधों को मजबूत करना था। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कल चेन्नई के पास CIBA के मुत्तुकाडु प्रायोगिक स्टेशन में नए युग की झींगा उत्पादन प्रणाली पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने तीसरी झींगा फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कार्यक्रम में राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने झींगा पालन उद्योग से इस नवीन उत्पादन प्रणाली को अपनाने और इसे बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नियंत्रित परिस्थितियों में खेती की जाने वाली झींगा प्रजाति एक सिद्ध वाणिज्यिक जलीय कृषि मॉडल रही है, जो 46,000 करोड़ रुपए तक की समुद्री खाद्य निर्यात आय में 70% का योगदान देती है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण, राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड और मत्स्य पालन विभाग जैसे निर्यात और मत्स्य पालन विकास संगठनों के प्रमुखों के साथ साथ झींगा पालन क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि भारत इस वर्ष ट्रिकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने में सफल रहा है। इसके साथ ही भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। WHO ने कल नई दिल्ली में अपनी क्षेत्रीय समिति की बैठक के दौरान भारत की इस उपलब्धि को आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया। ट्रिकोमा एक जीवाणु संक्रामक रोग है जो आंखों को प्रभावित करता है और संक्रमित व्यक्ति की आंख, पलकों, नाक या गले के स्राव के माध्यम से फैलता है।
इजरायली शहर हाइफा पर हिजबुल्लाह के अब तक के सबसे बड़े रॉकेट हमले के बाद मध्य पूर्व एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। इजरायल के खिलाफ हमला जारी रखने की प्रतिज्ञा दोहराने के बाद हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है। इसके जवाब में इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि इजरायली बलों ने पूर्व हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारियों को खत्म कर दिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी UNRWA की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि UNRWA पहले से कहीं अधिक अपरिहार्य है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने गजा और लेबनान दोनों की स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। श्री गुतेरेस ने चेतावनी दी है कि यदि दुश्मनी नहीं रोकी गई तो क्षेत्र में पूरी तरह से युद्ध होने का खतरा है। इसके अलावा उन्होंने इजरायली संसद में हाल ही में पेश किए गए उन 2 विधेयकों पर चिंता जताई जो फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA के संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। श्री गुतेरेस ने गजा में पिछले वर्ष हुए संघर्ष के दौरान फिलिस्तीनियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने में UNRWA की भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने प्रस्तावित कानून के बारे में अपनी आशंका व्यक्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पत्र भी लिखा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। इस बीच लेबनान में बढ़ते संकट के जवाब में कतर ने लेबनान में चिकित्सा आपूर्ति और खाद्य सहायता पहुंचाने के लिए एक हवाई सेतु शुरू किया है। वहीं संयुक्त अरब अमारात ने भी लेबनान के लोगों के हित के समर्थन को जुटाने के लिए द UAE स्टैंड्स विद लेबनान नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए में आज शाम भारत अपने तीसरे मैच में श्रीलंका के साथ खेलेगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एक अन्य मैच में दोपहर 3:30 बजे दक्षिण अफ्रीका का सामना स्कॉटलैंड से होगा। दोनों मैच दुबई में खेले जाएंगे। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आज दिल्ली के अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश के साथ खेलेगी। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज कजाकिस्तान में होने वाली महिला टीम स्पर्धा में भारत का मुकाबला जापान से होगा। चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने अपना पहला पदक पक्का कर लिया है। पुरुष टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में आज कजाकिस्तान के सामने खेलेगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, कराईकल, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक में अगले 3 दिन में मूसलाधार बारिश हो सकती है। विभाग ने इस महीने की 11 तारीख तक अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अत्यधिक वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज कहीं कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक नीति की घोषणा करेगा। 3 दिन की मौद्रिक नीति बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। लगातार पिछले 9 सत्रों से रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति नियंत्रण को संतुलित करने के प्रयास में रेपो दर को फरवरी 2023 से 6.50% पर बनाए रखा है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस बार भी बैंक ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है, खासकर जब वो मुद्रास्फीति में हालिया गिरावट की स्थिरता का मूल्यांकन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का दौरा करेंगी। इस अवसर पर वे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के 8वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज। धन्यवाद निखिल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों को लगभग सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। पंजाब केसरी की सुर्खी है हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक, मोदी का मैजिक बरकरार। अमर उजाला के अनुसार भाजपा के लिए संजीवनी, फिर चमका ब्रांड मोदी। वहीं दैनिक जागरण के शब्द हैं जम्मू कश्मीर में 29 सीटें जीतकर भाजपा पहले से हुई मजबूत, पीडीपी सिर्फ 3 सीटों पर सिमटी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सचित्र दिया है, शांतिपूर्ण चुनाव, संविधान और लोकतंत्र की जीत। राष्ट्रीय सहारा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से लिखा है पेट्रोल पंप, टॉयलेट के लॉक खुले रखें, नहीं तो लाइसेंस होंगे रद्द। राजस्थान पत्रिका की खबर है वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का परीक्षण सफल, ट्रायल के दौरान 50 किलोमीटर की दूरी तय की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हरियाणा के लोगों ने विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, भारत ट्रेकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने में सफल रहा है। पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज, हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर हाइफा पर अब तक के सबसे बड़े रॉकेट हमले किए। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में भारत तथा श्रीलंका के बीच मैच आज दुबई में होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।